हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 34 जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं एमसीक्यूज। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में भी हमने एमसीक्यूज देखे इस चैप्टर के ऊपर के। आज ये इसका लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें सभी एमसीक्यूज में कवर करने वाली हूँ जो कि आपके नोट्स में दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो बच्चों, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट किया था। आगे का टॉपिक अभी हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या है। वाटर राइजेस टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब एक कैपिलरी डीप की है वाटर में और वो h हाइट तक राइज हुई है। कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। वही कैपिलरी और वही वाटर हम लोग मून पे लेके गए। ऑन द सरफेस ऑफ द मून द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द सेम कैपिलरी विल बी। अब मून पे जाने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो हाइट कितनी चेंज होगी, ये हमें देखना है। तो देखो, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। तो देखो बच्चों, आपको h का फॉर्मूला पता है। h इज इक्वल टू क्या है? 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g। यहाँ पे h होती है हाइट, जो कि उन्होंने फर्स्ट कैपिलरी के लिए h बोला है। 2t मतलब सरफेस टेंशन, थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट, r मतलब रेडियस एंड रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है। वाटर वही है, t वही रहेगा, थीटा वही रहेगा, r वही रहेगा, रो वही रहेगा। बस अर्थ से मून पे जाने के बाद कौन से चेंज हो गए? g में चेंज आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, उसमें चेंज आएगा, g चेंज होगा। तो मून और अर्थ का जो g है उसमें कितना डिफरेंस होता है? g ऑफ अर्थ इज इक्वल टू g ऑफ मून इज इक्वल टू g ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6 होता है। ये रिलेशन है मून और अर्थ के ग्रेविटेशन में, अर्थ के g में, ये दोनों का रिलेशन है। तो ये अर्थ का जो h है वो हमें सपोज ये इतना मिल रहा है, वहाँ पे ये सभी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, बस g चेंज होगा। तो मून पे hm इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 2t cos थीटा, बाकी सभी चीज़ें वही रहेगी, r रो और यहाँ पे gm आ जाएगा। तो इस gm की जगह पे हम लोग ये रिलेशन डालेंगे, ge डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे अगर मैंने ge डिवाइड बाय 6 डाला तो ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 इंटू 2t cos थीटा एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय r रो ge मिलेगा। और ये r रो ge ये किसका रिलेशन है? दिस इज द he। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 6 इंटू he। मतलब हाइट जो है मून पे, मून सरफेस पे जो हाइट हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6 टाइम्स हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब 6h जितनी मिलेगी। तो ये ऑप्शन कितना दिया है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन उन्होंने दिया है 6h, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद देखो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कोहेसिव फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बिटवीन। कोहेसिव फोर्स मतलब कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स, ऐसे 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स एंड एडेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो उन्होंने पूछा है कि कोहेसिव फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बिटवीन क्या आएगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस, बिल्कुल भी नहीं। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये तो एडेसिव फोर्स हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, ये आपका कोहेसिव फोर्स हो गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है 44 नंबर। द सरफेस टेंशन फॉर प्योर वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज। देखो, इसी फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है h का, इसके ऊपर बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं। अब उन्होंने पूछा है सरफेस टेंशन फॉर प्योर वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज, वही फॉर्मूला यूज करना है।
तो फॉर्मूला देखो क्या है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा आर रो जी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, प्योर वाटर के लिए पूछा है। तो cos 0 1 होगा, मतलब h इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2t डिवाइड बाई आर रो जी। और उन्होंने t पूछा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल टू h एज इट इज रहेगा, ये बाकी सभी टर्म्स इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगी आर रो जी, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब t इज इक्वल टू एच आर रो जी डिवाइड बाई 2, ऐसा आपको फॉर्मूला मिलेगा। देखते हैं कितना ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रो जी डिवाइड बाई 2HR, मतलब नहीं, 2 डिवाइड बाई एच आर रो जी। हमारा आंसर है एच आर रो जी डिवाइड बाई 2, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 स्टार किया है, मतलब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडी 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। वापस वही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब्स इज 1:2, 2:1, 1:4 एंड 4:1। दो कैपिलरी ट्यूब्स दी है, R1 एंड R2 दिया है, उनका 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर, और उनका हाइट का रेशो हमें पूछा है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो जी। अब पहली कैपिलरी के लिए R1, सिर्फ रेडियस चेंज की है, बाकी सभी चीज़ें सेम है, तो बाकी सभी सेम रहेगा, बस R1 होगा। और सेकेंड कैपिलरी के लिए H2 इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय R2 रो इंटू जी। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे भी सेम रहेगी, बस R2 चेंज होगा। अब अगर हमने हाइट का रेशो पूछा है, H1 डिवाइड बाय H2 किया, तो हमें क्या मिलेगा, 2t cos थीटा, फॉर्मूला डाल दो, डिवाइड बाय R1 रो जी डिवाइड बाय 2t cos थीटा डिवाइड बाय R2 रो जी। ये सभी टर्म्स कैंसिल होगी, रो जी जी कैंसिल होगा, और R1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R2 बचेगा। तो ये R2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और हमें रेशो मिलेगा H1 डिवाइड बाय H2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1। ओके, यहाँ R2 दिया है 0.6 सेंटीमीटर, यू कैन सी देयर, एंड R1 दिया है 0.3 सेंटीमीटर, तो 0.3 टू 6। ओके, तो यहाँ पे हमें रेशो क्या मिलता है, 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे 2:1, ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 bubbles A and B, A is greater than B are joined through a narrow tube, then 2 bubbles है A and B, और A बबल जो है वो B बबल से बड़ा है, तो उन दोनों को अगर हमने नैरो ट्यूब से ज्वाइन किया तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, साइज A विल इंक्रीज, साइज B विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्या है, C में, ऑप्शन C में देखो क्या है, size of B will increase until the pressure becomes equal, size of A will decrease। देखो अभी यहाँ पे बहुत सिंपल रिलेशन मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बबल A इज ग्रेटर देन बबल B है, मतलब रेडियस ऑफ बबल A इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बबल B रहेगा। और प्रेशर और रेडियस का क्या रिलेशन है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये दोनों में रिलेशन है। इसका मतलब प्रेशर, इसका रेडियस बड़ा है तो प्रेशर कम रहेगा, और इसका रेडियस छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब प्रेशर ऑफ A इज लेस देन प्रेशर ऑफ B, ये दोनों में अपोजिट रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ रेडियस बड़ी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हमें A का प्रेशर कम मिलेगा और B का प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। तो अगर B अंदर है और A बाहर है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में एयर फ्लो होगी, राइट ना। हायर प्रेशर कौन सा है, B, और लोअर प्रेशर कौन सा है, A। ये A बबल है और ये B बबल, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, A से B की तरफ।
सॉरी बी से ए की तरफ फ्लो होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर बी का है इसीलिए प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा, मतलब साइज किसकी बढ़ेगी, ए की साइज बढ़ेगी। मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा करेक्ट, साइज ए इंक्रीजेस ओनली। तो देखो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है ए, साइज ऑफ ए विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। When the common salt is dissolved in a pure water, the surface tension of the solution is dash dash that of pure water. इसके लिए आप impurity का टॉपिक देखो। When impurity is added in the liquid, then what effect on surface tension, ये हमें देखना है। तो अगर हम कॉमन सॉल्ट अगर डिजॉल्व करते हैं प्योर वाटर में, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, मतलब और भी स्ट्रॉन्ग बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद दैट लिक्विड मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फोर्स को, मोर स्ट्रांगली लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी बढ़ता है, इसका मतलब सरफेस टेंशन और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ग्रेटर देन सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। इसके लिए आप जो इम्प्योरिटी का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड अडल्ट्रेशन ऑन सरफेस टेंशन, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी, ये टॉपिक आप देखो, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने। अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm deep into a liquid of density 0.8 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रेडियस दी है, डेंसिटी दी है। द लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 3 cm एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 5 डिग्री। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज, वापस वही फॉर्मूला H = 2t cos θ डिवाइड बाई r rho g, उसी के ऊपर उन्होंने न्यूमेरिकल डाला है और हमें यहाँ पे t निकालना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो उस क्वेश्चन का और गिवन लिख लो। R देखो क्या दिया है, R = दिया है 1 mm, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। 1 mm की जगह पे हम ये डालेंगे। उसके बाद डेंसिटी दी है रो = दिया है 0.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिक्विड राइजेस टू हाइट दिया है, H दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब 3 × 10⁻² मीटर। और क्या दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है थीटा 5 डिग्री, मतलब cos 5 यहाँ पे हमें मिलेगा। लॉग टेबल में आप देख सकते हैं 0.99 इसकी वैल्यू है, तो इसको हम नियरली = 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें t निकालना है। तो t का फॉर्मूला है, पहले h का फॉर्मूला वो देखो क्या है, 2t cos θ डिवाइड बाय r rho g। तो हमें निकालना है t, तो बाकी सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो t हमें मिलेगा h r rho g डिवाइड बाय 2 cos θ, और सभी वैल्यूज पुट कर दो। सभी वैल्यूज आपको पता है, h कितना दिया है 3 × 10⁻² इंटू r कितना दिया है 1 × 10⁻³ मतलब आप 10⁻³ पुट कर सकते हैं। रो कितना दिया है 0.8 0.8 × 10⁻³, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एक डिजिट मैंने इधर शिफ्ट किया राइट में, तो ये क्या बनेगा 10⁻⁻1 -1 में से 3 गया तो 2 बचेगा, मतलब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। 8 × 10⁻²। जी की जगह पे आप 10 डाल दो, कैलकुलेशन इजी जाएगा। डिवाइड बाय 2 × cos θ, मैंने क्या बोला आपको, नियरली = 1। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे 8 3 कितना होता है 24 इंटू 10⁻² -3, -2 + 2 कैंसिल होगा, और ये 10⁻³ +1 मतलब -2 बचेगा। ओके, डिवाइड बाय क्या है 2 12 24, मतलब 12 × 10⁻², दैट इज इक्वल टू 0.2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, -2 है मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो 0.12 न्यूटन पर मीटर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
उसके बाद देखो व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ बॉइलिंग वाटर, 0, इन्फिनिटी, 100 टाइम्स देन दैट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दिस। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सरफेस टेंशन ऑफ बॉइलिंग वाटर पूछा है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से एस्केप करेंगे, क्योंकि बॉईल होने लगेगा वाटर, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एस्केप होंगे, मतलब ऐसे बाहर आएंगे। ड्यू टू दिस द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, इंटरैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स का है वो कम होगा। As surface tension is the adhesive force of interaction between the molecules, thus surface tension between them is 0. इंटरैक्शन कम होगा, उसकी वजह से ऐसे ऐसे कम होते जाएगा और एट द एंड वो जो इंटरैक्शन है वो 0 लेवल पे रहेगा, मतलब आपका सरफेस टेंशन जो है बॉइलिंग वाटर का वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, तो वो है मोल्टन कॉपर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, द टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ अ स्पेरिकल बॉल ऑफ लीड of radius r falling through a viscous liquid varies with r such that, अब इसके बाद में विस्कोसिटी स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 51 से आगे विस्कोसिटी के क्वेश्चन से। इसके लिए आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उससे आप यहाँ का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। पहला रिलेशन दिया है v बाई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले मैं लिखती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, v इज इक्वल टू क्या है, 2r स्क्वायर, ऑलरेडी हमने डिराइव किया ये फॉर्मूला, g इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 9 ईटा। तो यहाँ पे अगर ये r स्क्वायर हम इस साइड शिफ्ट करें तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके वो डिवाइड होगा, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा v डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज रहेगी, रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा। तो ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है, देखो 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, रो सिग्मा पर्टिकुलर बॉडी के लिए ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कौन सा रिलेशन रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या है देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखो क्या है, v बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी आर कॉन्स्टेंट, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड v डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेसशिप एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू कैच फायर, दिस इज ड्यू टू। तो पहला ऑप्शन है द सरफेस टेंशन ऑफ एयर, नेवर, द विस्कोसिटी ऑफ एयर, yes it is correct option, the temperature of the upper atmosphere, greater proportion of oxygen in the atmosphere at high altitude। तो इसमें विस्कोसिटी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर फ्रिक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू कैच अ फायर, स्पेसशिप लाइकली टू कैच अ फायर, क्योंकि वहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक एयर फ्रिक्शन बढ़ता है मतलब विस्कोसिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 53, रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट अंडर ग्रेविटी, मतलब रेन ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा हाइट से नीचे गिर रहा है, तो नीचे दिया हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है देयर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज टिल दे हिट द अर्थ विद द सेम फाइनल वेलोसिटी। इसके लिए आप टर्मिनल वेलोसिटी, मेरा टॉपिक है, एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो, वो देखो। तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होती, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। दे फॉल with the terminal velocity which is different for different drops, मतलब drops of different sizes। yes it is correct option, क्योंकि देखो फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा v इज इक्वल टू क्या है, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, r मतलब होता है रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप। ओके, तो डिफरेंट साइजेस, अगर रेडियस डिफरेंट रहेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे उन्होंने बस सेम फॉर एवरी ड्रॉप बोला है, मतलब ये रॉन्ग आंसर रहेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी।
इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट, और टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी। यहाँ पे भी उन्होंने इंक्रीजिंग बोला है, मतलब ये भी रॉन्ग आंसर है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ड्रॉप की। उसके बाद है 54, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर हॉट एयर इज ऑप्शन ए ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर कोल्ड एयर। आगे के ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ए जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, क्योंकि हॉट एयर हैव मोर वाटर वेपर्स एंड हेंस ह्यूमिड एयर टेंड्स टू फील थिकर। हॉट एयर को बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होती है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ता है। वैसे कोल्ड एयर में वाटर वेपर्स नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर हॉट एयर इज ग्रेटर दैन द कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ कोल्ड एयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55, अ लिक्विड डिस्टर्ब बाय स्टरिंग कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू। लिक्विड को आपने स्टर किया और उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आया, क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो उसको रेस्ट पोजीशन में लाने का काम करती है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा, स्टेबिलिटी की वजह से नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विस्कोसिटी की वजह से वो रेस्ट पोजीशन पे आता है। उसके बाद देखो क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स अटेन्स लिमिटेड वैल्यू बिकॉज ऑफ। वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप कम वैल्यू अटेन करता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एयर का विस्कस फोर्स एक्ट होता है, उसकी वजह से। मतलब ऑप्शन सी जो है ये सभी रिलेटेड टू विस्कोसिटी क्वेश्चन से। सरफेस टेंशन यहाँ पे नहीं आएगा। अप थ्रस्ट ड्यू टू एयर यहाँ पे आप सोच सकते हैं, लेकिन अप थ्रस्ट से भी ज़्यादा विस्कस फोर्स जो होता है एयर में, उसकी वजह से वो उसकी वैल्यू कम होती है वेलोसिटी की। एयर करंट तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57, a rain drop of radius 0.3 mm has a terminal velocity in air is equal to 1 meter per second. The viscosity of air is 18 into 10 to minus 5 poise. The viscous force on it is, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फिर ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, ये सभी ऑप्शंस इन्होंने डाइन में दिए हैं। इसका मतलब हमें CGS यूनिट ही लेना है। मतलब ये 0.3 mm है, उसको हमें पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइस ही रहेगा, और बाकी फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग डाइन ये यूनिट दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो R उन्होंने क्या दिया है, R इज इक्वल टू दिया है 0.3 mm, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.03 सेंटीमीटर, बराबर है ना। मिली मतलब 10⁻³ होता है, और सेंटी मतलब 10⁻² होता है, तो इसमें से 10⁻⁻1 हमने निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा 0.03 सेंटीमीटर। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी देखो क्या दी है, टर्मिनल वेलोसिटी इन्होंने दी है 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू, इसको भी सेंटीमीटर में लिखो तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर दैट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उन्होंने दिया है 18 इंटू 10⁻³ पॉइज, और हमें निकालना है फोर्स। तो F का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा RV, दैट इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दो, सभी वैल्यू आपको पता है, 6 इंटू 3.14 इंटू ईटा की वैल्यू है 18 इंटू 10⁻³ इंटू R क्या है 0.03 इंटू 100। ये सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन ही करना है सिंपली, तो आपको फाइनल आंसर मिलता है 101.78 इंटू 10⁻⁻4 डाइन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला ही ऑप्शन अपना क्या है 101.73 इंटू 10⁻⁻4 डाइन, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे यूज करना है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, उसमें आप देख सकते हो वही फॉर्मूला बस टिक करना है आपको। उन्होंने क्या पूछा है, अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी डी एंड विस्कोसिटी ईटा इज फ्लोइंग विथ एन एवरेज वेलोसिटी v measured over the cross section of pipe of radius r. The Reynolds number r is then given by. Reynolds number का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू डेंसिटी रो डी वी, ऐसे हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी उन्होंने d में दी है और डायमीटर की जगह पे रेडियस दिया है, तो हम रेडियस ले सकते हैं। तो आर डी वी डिवाइड बाई ईटा, ये करेक्ट फॉर्मूला है। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, रो डी वी, लेकिन डी वहां पे हम लोग डायमीटर लेते हैं, रो डेंसिटी लेते हैं और वी टर्मिनल वेलोसिटी लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी डी दिया है और रेडियस दी है डायमीटर की जगह पे, इसलिए हमने डायमीटर की जगह पे आर लिया, डेंसिटी की जगह पे रो की जगह पे डी लिया और वी एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई ईटा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो क्या है, द विस्कस ड्रैग ऑन अ स्पेरिकल बॉडी मूविंग विथ अ स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल होता है, नीचे ऑप्शन दे रूट v, v 1/√v और v स्क्वायर। इसमें हमें स्टोक्स लॉ यूज करना है सिंपली। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या है स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है F मतलब ड्रैग फोर्स है, विस्कस फोर्स या फिर हम इसको ड्रैग फोर्स बोलते सकते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। तो यहाँ पे उन्होंने ईटा और आर नहीं पूछा है, बस V का रिलेशन दिया है। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ना रूट V है, ना 1/√v है, ना v स्क्वायर है, बस क्या है V। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये देखो विस्कस ड्रैग मतलब ड्रैग फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस v को, ना रूट v को, ना 1/√v को, ना v स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन के लिए आप लोग है ना टर्मिनल वेलोसिटी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसको डिटेल में पढ़ो। अभी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी, बट अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ो, उसमें समझ में आ जाएगा। अ स्फीयर इज ड्रॉप्ड जेंटली into a medium of infinite extent, मतलब एक मीडियम लिया और उसमें एक छोटा सा स्पीयर हमने ड्रॉप किया है। As the spear falls, the net force acting downward on it, मतलब जो डाउनवर्ड नेट फोर्स है उसके ऊपर क्या अफेक्ट होगा ये उन्होंने पूछा है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो बच्चों कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमने एक मीडियम लिया है और इस मीडियम में हम लोगों ने एक स्पीयर को ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये स्पीयर जब ड्रॉप होता है तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी फोर्स की उन्होंने बात की है, डाउनवर्ड नेट फोर्स की। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसका वेट जो कि नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और ये सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि बॉडी नीचे फॉल हो रही है, तो ये वेट ज़्यादा रहेगा। ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगता है, दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है बियॉन्ड फोर्स या फिर हम इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है ऊपर की डायरेक्शन में वो होता है विस्कस फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ऐसे दो फोर्सेस लगते हैं। तो विस्कस फोर्स जो है हमें पता है 6 पाई ईटा आर वी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, क्योंकि ईटा चेंज नहीं होगा। अभी हमने स्टोक्स लॉ देखा 6 पाई ईटा आर वी, मतलब ईटा एज इट इज रहेगा, आर एज इट इज रहेगा, 6 पाई एज इट इज रहेगा, क्योंकि बॉडी का रेडियस तो कंटिन्यूस चेंज नहीं हो रहा है ना, बस चेंज क्या होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ देर तक बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे ये फोर्स ज़्यादा है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों से भी कंपैरेटिवली ये फोर्स ज़्यादा है। ये कांस्टेंट है तो चेंज कौन हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो कुछ देर के लिए ये वेलोसिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से एफ भी बढ़ता है, मतलब ये भी बढ़ता है। फिर भी अभी ये ज़्यादा है ना, फिर भी बॉडी नीचे आ रही है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। बॉडी जैसे जैसे नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे पानी की बूंद होती है बारिश में, पानी की बूंद जितना नीचे आती है उसकी उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो कुछ देर के लिए v बढ़ेगा, f बढ़ेगा, वापस v बढ़ेगा, वापस f बढ़ेगा, v बढ़ेगा, f बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक कंडीशन के बाद, एक स्टेट के बाद ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे।
और उस वक्त ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसके इक्वल होने के बाद बॉडी की वेलोसिटी अब क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब पर्टिकुलर लेवल तक वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होता है, और कुछ देर के बाद F इज इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा। मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो इन्होंने हमें डाउनवर्ड फोर्स के बारे में पूछा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स के बारे में। अब मुझे बताओ, ये फोर्स इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर खींचने वाला फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो नीचे खींचने वाला फोर्स क्या होगा, कम होते जाएगा। मतलब डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक लेवल के बाद ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने की वजह से यहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा एवरीवेयर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड नेट फोर्स डिक्रीजेस फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट इट कांस्टेंट और इट सेम एवरीवेयर। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, रॉन्ग है। इंक्रीजेस फॉर सम टाइम एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, डिक्रीजेस फॉर सम टाइम एंड देन बिकम्स जीरो। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट ना। कांस्टेंट या फिर जीरो बोल सकते हैं हम लोग। नीचे इंक्रीजेस फॉर सम टाइम नहीं, वो डिक्रीज होता है डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होता है लेकिन डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज होगा उसकी वजह से, और उसके बाद वो जीरो रहेगा और फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो पहला ऑप्शन है फॉर गैसेस इन जनरल विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, करेक्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी इंक्रीज होता है गैसेस के लिए। लिक्विड के लिए इट इज़ डायरेक्टली विद द प्रेशर, ये भी करेक्ट है। प्रेशर इंक्रीज होने के बाद विस्कोसिटी इंक्रीज होता है लिक्विड में। नेक्स्ट देखो क्या है, सी स्टेटमेंट, फॉर गैसेस विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। गैसेस के लिए प्रेशर के ऊपर विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करती है। और फॉर लिक्विड विस्कोसिटी वैरीज इन्वर्सली विथ प्रेशर। अब यहाँ पे देखो बी में उन्होंने बोला है डायरेक्टली विथ प्रेशर लिक्विड के लिए, और यहाँ पे बोल रहे हैं इन्वर्सली विथ प्रेशर, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने के बाद विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज होने के बाद विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। सो इट इज़ नॉट इन्वर्सली, इट इज़ डायरेक्टली वेरीज विथ विस्कोसिटी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब डी ऑप्शन जो है दैट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 62, द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर फिटेड टू अ क्लोज टैप इज 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर दिया है मैनोमीटर का P1, इफ द वॉल्व इज ओपन, यहाँ क्लोज दिया है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी उस टाइम लिक्विड की वेलोसिटी जीरो रहेगी इनिशियली। इफ द वॉल्व इज ओपन द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर फॉल्स टू 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज, मतलब पहले टैप क्लोज था, मतलब वेलोसिटी जीरो थी, तो उस वक्त प्रेशर इतना था। उसके बाद टैप ओपन किया तो कुछ तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मत क्योंकि पानी फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो उस वक्त प्रेशर चेंज होगा, तो प्रेशर 3 इंटू 10⁵ हो गया। तो उस वक्त वाटर की वेलोसिटी क्या रहेगी वो उन्होंने पूछा है। मतलब यहाँ पे हमें सिंपली V2 निकालना है। तो पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया है, उसके बाद हम लोग V2 निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो P1 उन्होंने दिया है, P1 इज इक्वल टू दिया है 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उस वक्त टैप क्लोज था, मतलब V1 क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उसके बाद उन्होंने P2 दिया है, P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उस वक्त वेलोसिटी V2 क्या रहेगी वो उन्होंने पूछा है। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन यूज करने वाले हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर।
ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये टर्म पूरी जीरो होगी क्योंकि V1 यहाँ पे जीरो है, मतलब रहेगा P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हमें V2 निकालना है तो पहले V2 के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ P1 इस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस होगा और 2 यहाँ पे उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, रो डिवाइड होगा। मतलब इक्वेशन क्या बनेगा देखो, हाफ रो V2 स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप ही बताती हूँ, P1 माइनस P2 होगा। ये P2 उस साइड जाके माइनस बनेगा, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट को, और डिवाइड बाय ये रो मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। मतलब ये बनेगा आपका V स्क्वायर का इक्वेशन। बट हमें V2 चाहिए, इसलिए हमें V2 निकालना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग। वैल्यू डालो, क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू यहाँ P1 कितना है 3.5 इंटू 10⁵ माइनस P2 कितना है 3 इंटू 10⁵, डिवाइड बाय रो कितना दिया है, रो की वैल्यू इन्होंने 10⁻³ दी है, रो भी दिया है इन्होंने 10⁻3, तो ये रहेगा 10⁻3। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो V2 क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁵। तो ये 0.5 को हम लोग 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 1/2 लिखा तो ये कैंसिल होगा, और डिवाइड बाय क्या है 10⁻3 है, तो ये 10⁻3 ऊपर जाके क्या बनेगा -3 बनेगा। मतलब यहाँ पे ये 10⁵ ऑलरेडी है, ये -3, मतलब इसका आंसर हमें क्या मिलता है अंडर रूट 10⁻2। अंडर रूट 10⁻2 मतलब कितना, दैट इज इक्वल टू 10⁻2 मतलब 100। शॉर्ट में बताऊँ तो ये रहेगा आपका 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या मिला V2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चेक करना पड़ेगा कौन सा है। तो 62 का ऑप्शन नंबर है बी, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिज्म, फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे बताओ, आप तुरंत बता सकते हैं ये हमने किसके लिए किया है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए नहीं, मैग्नेटिज्म के लिए नहीं, ओनली फ्लो ऑफ लिक्विड्स के लिए बर्नौलीज इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 64, इन अ स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या होता है, एवरी पार्टिकल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा देखो, डज नॉट वेरी विद टाइम, मे वेरी इन डिरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, मे वेरी इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डिरेक्शन, मे वेरी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका, डज नॉट वेरी विद टाइम। टाइम के साथ ये वेरी नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जो कांस्टेंट नहीं होता उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 65, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज लैमिनार और स्ट्रीमलाइन इज डिटरमाइंड बाय। कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर, और कैलकुलेट भी किया है हमने। और अगर फ्लो होगा तो उसके लिए स्टोक्स लॉ हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो एट द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। नैरोवेस्ट पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन, दोनों टॉपिक आप लोग ठीक से पढ़ो, उसमें मैंने बताया है। अगर नैरोवेस्ट पार्ट है, एरिया कम है, एरिया डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस। मतलब वेलोसिटी इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मिनिमम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज उसके ऊपर डिपेंड है। द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, देखो क्या है, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ जी पे डिपेंड करता है प्रेशर,
P इज इक्वल टू रो जी एच, फॉर्मूला ये, रो मतलब डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे वो डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूरे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ लिक्विड, उल्टा दिया है, ऑन द बेस डिपेंड्स ओनली ऑन द, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच, तो सिर्फ रो जी और एच पे डिपेंड करता है। शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल ऑफ द वेसल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है h, सो इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट। सो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज ट्रू अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, द फ्लूइड इज विस्कस, आइडियल फ्लूइड की बात की थी हमने जब बर्नौलीज प्रिंसिपल मैंने पढ़ा है, तो आइडियल फ्लूइड की बात की थी। तो आइडियल फ्लूइड मतलब कौन सा होता है, द फ्लूइड इज विस्कस एंड स्ट्रीमलाइन, विस्कस रहेगा तो फ्लो होगा क्या ठीक से, बिल्कुल नहीं। तो फ्लूइड को कैसा होना चाहिए, फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, तभी बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की हमने जब प्रिंसिपल पढ़ा है तो उसके स्टार्टिंग में ही ये बात मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, इफ Vc इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन अ लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब विद अ वेलोसिटी v, मतलब Vc क्रिटिकल वेलोसिटी दी है और लिक्विड की वेलोसिटी v दी है, देन फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब रिमेन्स स्ट्रीमलाइन इफ, वो फ्लो स्ट्रीमलाइन कब रहेगा, स्ट्रीमलाइन के लिए वेलोसिटी शुड बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्बुलेंट के लिए वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन के लिए कौन सी केस करेक्ट है, वेलोसिटी शुड बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर को ऐसा यूनिट और डायमेंशन पूछा है उन्होंने, तो रेनॉल्ड्स नंबर को यूनिट भी नहीं होता, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में दिया है उन्होंने, नो यूनिट और डायमेंशन दिया है L0 M0 T0, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 72 2, ये स्टार किया है मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 2 hailstones with ready in the ratio of 1:4, मतलब R1:R2 दिया है उन्होंने 1:4, fall from a great height through the atmosphere, then the ratio of their terminal velocities का रेशो उन्होंने पूछा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू क्या है, 2r² g इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा, ये फॉर्मूला है। अगर V1 है, 2 स्टोन दिए हैं तो R1 आएगा, और V2 क्या आएगा फिर, V2 इज इक्वल टू 2R2² इन ब्रैकेट रो माइनस, सॉरी दिख नहीं रहा, रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय, यहाँ पे G डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा। ओके, तो इन दोनों का रेशो उन्होंने पूछा है, मतलब V1/V2, R1 R2 दिया है और V1/V2 पूछा है। V1/V2 अगर हमने किया तो देखो क्या होगा, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं 2R1² G रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 9 ईटा डिवाइड बाय 2R2² G रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 9 ईटा, तो ये 2 कैंसल, G कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बस R1² डिवाइड बाय R2² बचेगा। तो V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2 और उसका स्क्वायर, दोनों का कंबाइन स्क्वायर हमने किया, और ये रेशो कितना दिया है उन्होंने, R1:R2 इज इक्वल टू 1:4 दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4 डालती हूँ, उसका स्क्वायर किया तो हमें आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाय 16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखो उन्होंने क्या दिया है, 1:2, 1:12, 1:16, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बंसेन्स बर्नर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब यहाँ पे इट इज अ फ्लूइड और फ्लो ऑफ फ्लूइड किसके ऊपर वर्क करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। तो बंसेन्स बर्नर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पास्कल्स लॉ इज अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। पास्कल्स लॉ क्या होता है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन द लिक्विड, इनक्लोज लिक्विड, देन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। पास्कल्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस देखो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ये एप्लीकेशन डिटेल में स्टडी किया है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स में पास्कल्स लॉ सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। इसके लिए आप पास्कल्स लॉ ये टॉपिक देखो, उसका वीडियो देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर वाइल दैट ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये टॉपिक पढ़ाया है। लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो, नहीं टेम्परेचर डिक्रीज किया तो, और गैस की इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। तो आगे के देखो क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस डिक्रीज विद नेवर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये भी नहीं है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज, यहाँ पे अपोजिट दिया है। तो याद रखो लिक्विड की टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग पानी गर्म करते हैं, अगर ऑयली पॉट से मम्मी क्या करती है, पानी गर्म करके उसको क्लीन करती है ना, मतलब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड के विस्कोसिटी क्या होती है, स्टिकनेस निकल जाता है। गर्म पानी से अगर हमने बर्तन धोए तो वो निकल जाता है स्टिकनेस, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन गैसेस में क्या होता है, उल्टा होता है। आप जितना उसको हीट करते जाओगे गैसेस को, उसकी उतनी टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से गैसेस की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ लिक्विड इज 9000, द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज। देखो रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 रहा तो फ्लो होता है लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन। रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 2000 रहा तो फ्लो होता है टर्बुलेंट, और इन दोनों के बीच में रहा तो फ्लो होता है अनस्टेबल। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रेनॉल्ड्स नंबर ये टॉपिक में। तो ये 900 है, मतलब लेस देन 1000 है, तो फ्लो कौन सा रहेगा, लैमिनार या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आप तुरंत आंसर बताओगे। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। बर्नौलीज थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है, ऑलरेडी हमने बात की है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा एनर्जी। ऐसे टोटल ये स्टार किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऐसे टोटल 77 क्वेश्चंस आपके नोट्स में हमने डाले हैं। ये टोटल MCQs मैंने सॉल्व करके दिए हैं। अगर किसी MCQs में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ, ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ, और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी होगी तो कमेंट करो, और जो भी डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करके दूंगी आपके। पढ़ाई डिटेल में करो, अंडरस्टैंड करो, रटो मत। अगर रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।